नमस्कार दोस्तों, मैं अमन खरे छतरपुर मध्य प्रदेश से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कल एसएससी ने CGL 2022 वाले बच्चों के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि रिज़ल्ट आने के पहले पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा जाएगा। तो क्योंकि मैंने 2021 में बहुत सारी चीज़ों की रिसर्च की थी, कुछ पोस्ट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद ही मैंने पोस्ट प्रेफरेंस की लिस्ट तैयार की थी। तो आज मैं आप सभी के साथ वही सारी चीज़ें शेयर करूंगा जिससे आपकी भी हेल्प हो पाए, आप भी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर सकें और उसको ऑनलाइन जाकर भर सकें। याद रखें कि पोस्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन भरा जाएगा और 27 अप्रैल से 1 मई तक ही वेबसाइट पर आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर पाएंगे। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि 3 जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले। वो है कलर ब्लाइंडनेस। तो अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आपको वो सारी पोस्ट नहीं भरनी है जिसमें कलर ब्लाइंड लोग अलाउड नहीं हैं। तो क्योंकि मैं कलर ब्लाइंड कैटेगरी से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैंने वो सारी पोस्ट जिसमें कलर ब्लाइंड लोग अलाउड नहीं हैं उसको नहीं भरा था अपने प्रेफरेंस में। दूसरी चीज़ थी फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो एनेक्सर 17th और 18th में फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन में, और उसके बाद ही जिस डिपार्टमेंट में वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं और अगर आप उसमें फिट नहीं हो रहे हैं तो आपको वो पोस्ट भी नहीं भरनी है। तीसरी चीज़ थी एज का। तो बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जो 18 से 27 के बीच के लोगों के लिए ही हैं। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो 27 से ऊपर जिनकी उम्र है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग ही पोस्ट को भरें। तो ये सारी चीज़ें आप रीचेक कर लें अपनी लिस्ट बनाने के बाद, क्योंकि अगर आपने इनमें से कोई भी पोस्ट भर दी और आपको ये पोस्ट मिल गई और उसके बाद अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक जगह फंसे तो आपको शायद बाहर कर दिया जाएगा और आपको फिर से जो आगे होने वाले पेपर हैं उसमें अपीयर होना पड़ेगा। Tier 1 से पूरी प्रोसेस शुरू होगी। तो क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं और हमें मार्क्स भी नहीं पता है तो हमको रिस्क नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी फॉर्म भरें रीचेक करें कि ये तीनों जो क्राइटेरिया मैंने बताया आप इनमें कहीं नहीं आ रहे हैं। उसके बाद अब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म तैयार करने में। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले है होम पोस्टिंग। तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जिनमें होम पोस्टिंग मिल जाती है, बट कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो कोस्टल एरियाज़ में ही अवेलेबल है। जैसे प्रिवेंटिव ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, बड़ी बहन ने भी 2014 का CGL क्रैक किया था और उन्होंने कस्टम इंस्पेक्टर को 3rd प्रायोरिटी रखा था और उनको फर्स्ट और सेकंड के बाद 3rd प्रायोरिटी कस्टम इंस्पेक्टर ही मिल गया था। उस टाइम हमें उतना नॉलेज नहीं था कि इसकी पोस्टिंग जो होती है वो केवल कोस्टल रीजन में होती है। तो उनको पहले चेन्नई मिला था, उसके बाद उनको मुंबई मिला था ट्रांसफ़र के बाद, शादी के बाद। तो ये वाली गलती आप ना करें। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे कि कौन सी पोस्ट कहाँ पे है और क्या इस वाली पोस्ट पे होम पोस्टिंग होती है या नहीं होती है, या ये मेरे प्रदेश में अवेलेबल है या नहीं, तो ये वाली चीज़ को आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है। कि उस टाइम पे जब मेरी दीदी ने प्रेफरेंस फॉर्म भरा था इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ऑनलाइन भी इतने वीडियोस नहीं थे, इतने सजेशंस नहीं होते थे, तो हमसे वो गलती हो गई थी। बट आप वो गलती ना दोहराएं और ऐसी कोई सी भी पोस्ट ना भरें जिसको लेने के बाद आपको पछतावा हो। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है लोकेशन। तो फिर से वही बात, क्योंकि बहुत सारी जो मिनिस्ट्री की पोस्ट हैं ASO इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, उनकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है। तो मैं जब अपना प्रेफरेंस फॉर्म भर रहा था तो सबसे पहले मैंने ये क्लियर कर रखा था कि मुझे दिल्ली में नहीं रहना है किसी भी हालत में। तो ऑटोमेटिकली जितनी भी सारी मिनिस्ट्री की पोस्ट थी ASO इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, MEA था, CSS था, इलेक्शन कमीशन भी था, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की बहुत अच्छी पोस्ट है। पर क्योंकि मुझे ये कंफर्म था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मुझे दिल्ली में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैंने ये सारी पोस्ट को अलग कर दिया था और इनको मैंने बाद में ही फिल किया था। तो अगर आपका भी कोई ऐसा लोकेशन प्रेफरेंस है कि आपको दिल्ली नहीं रहना है या कोस्टल रीजन्स में नहीं रहना है, तो आप उस हिसाब से जॉब्स को प्लीज़ अवॉइड करिए भरना, क्योंकि एक बार अगर पोस्ट मिल गई तो थोड़ा मुश्किल है अगली बार फिर से उतना ही प्रयास होना और आपको फिर से वैसी ही या उससे अच्छी पोस्ट मिलना।
तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ है सैलरी। तो डेफिनेटली सैलरी मैटर करती है। तो 2800 ग्रेड पे है हमारे पास, 4600 ग्रेड पे है, फिर हमारे पास 4800 ग्रेड पे भी है और 4200 ग्रेड पे भी है। तो अलग अलग सैलरी अलग अलग ग्रेड पे की होती है और अलग अलग लोकेशन पे हमको अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर ही हमको ग्रॉस सैलरी बनती है। पर कभी कभार क्या होता है ना कि हमने सैलरी देख के शुरू में पोस्ट भर दी और हो सकता है कि आप नॉर्थ में हो और आपको जो पोस्ट मिली है वो साउथ में मिल जाए और अगली बार जब आप दोबारा एग्ज़ाम देते हैं आपको उतने अच्छे मार्क्स ना आए और नॉर्थ में वापस से शिफ्ट ना हो पाए। तो एक बैलेंस बना के चलिए। मैं कहूँगा कि अगर आपको रिस्क भी लेना है तो उसको बैलेंस्ड रिस्क लीजिए, ग्रेड पे और लोकेशन दोनों का। अभी क्योंकि मार्क्स नहीं आए हैं और हमें हमारी एक्सपेक्टेड रैंक नहीं पता है तो आपको बैलेंस्ड रिस्क लेना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि आरबी जो शुभम सर का चैनल है, उसके अलावा एक दो चैनल और हैं जैसे एसएससी कोर है, हेमंत सर का चैनल, तो और रैंक आईक्यू भी है जिस पर बहुत सारे बच्चों का डेटा है। तो हमको हमारी एक्सपेक्टेड रैंक पता है, तो वो एक्सपेक्टेड रैंक के हिसाब से ही आप पोस्ट प्रेफरेंस भरिए। और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सैलरी ही अच्छी चाहिए है, लोकेशन आपके लिए उतनी मैटर नहीं करती है या आपकी फैमिली आपके साथ शिफ्ट हो सकती है तो आपको नई लोकेशन में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कहूँगा ग्रेड पे को आप प्रेफरेंस दीजिए। और ये बात इसीलिए भी कह रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनमें अब ट्रांसफ़र बंद हो चुका है। तो एक बार ध्यान से लोकेशन और ग्रेड पे का बैलेंस बनाइए और उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कीजिए। चौथा पॉइंट है एज। तो क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि अभी ये अगर आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है और आप अंडर 25 हैं या फिर 22-23 साल के हैं तो आपके पास मौका होता है, हो सकता है लगे में 2023 की भी आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो तो आपके 23 में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो ऐसे में मैं कहूँगा, पर्सनल व्यू मेरा ये है कि आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ग्रेड पे को प्रेफरेंस दीजिए और अब क्योंकि अभी आपके पास एज है, आपके पास बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी बाकी हैं तो वो वाली चीज़ को कंसीडर कर सकते हो आप। और अगर आपकी बॉर्डर पे एज है और आप सेफ खेलना चाहते हैं तो प्लीज़ वैसी पोस्ट को भरिए जिसको लेने के बाद आपको पछतावा ना हो। पांचवा पॉइंट है स्टेबिलिटी। तो मैं अपना केस लूँगा। मैंने AAO का भी पेपर दिया था। AAO जो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है जिसमें दोनों असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर आते हैं। मेरे जो मार्क्स बन रहे थे अबव एवरेज बोलूँगा मैं, तो मुझे AAO मिल सकता था, 4800 ग्रेड पे मिल सकता था। बट मैंने AAO को असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को इसीलिए अवॉइड किया क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। मैंने रिसर्च किया, मैंने कुछ लोगों से बात भी किया था, तो उसमें ये था कि महीने में 10 से 12 दिन आपको अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, दूसरी सिटीज़ में जाना पड़ेगा ऑडिट करने के लिए और आपको अपने घर में टाइम देने का मौका कम मिलेगा। तो मेरा पॉइंट स्टेबिलिटी का था। मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए थी कि मुझे यहाँ वहाँ ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, घर पे रहने को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। तो इसीलिए मैंने AAO जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर थी उसको नहीं भरा। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो सेकंड पोस्ट थी और वो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो मैंने उसको सेकंड प्रेफरेंस रखा था ITI के बाद। मैंने इसीलिए उसको सेकंड प्रेफरेंस रखा था क्योंकि पहली बात तो ये कि उसकी जो स्टेट वाइज वैकेंसीज CGL या जो डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट है वो डिक्लेयर नहीं करता है। उस वजह से हमें नहीं पता था कि नॉर्थ में कितनी पोस्ट है, और क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे तो मैंने रिस्क लेना सही नहीं समझा। ग्रेड पे के ऊपर मैंने लोकेशन को प्रेफरेंस दिया था इसीलिए क्योंकि ITI इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की स्टेट वाइज पोस्ट अवेलेबल थी। RTI के थ्रू हमें पता चल गया था कि किस स्टेट में UR की कितनी वैकेंसीज़ हैं, और AAO जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है उसकी वैकेंसीज़ गवर्नमेंट RTI के थ्रू रिवील नहीं करता है। और जो भी रिसोर्सेज थे उनसे यही पता चल रहा था कि ज़्यादातर वैकेंसीज़ साउथ में हैं, तो मैंने इसीलिए उसको भी अवॉइड किया। हालांकि मैंने उसको सेकंड प्रेफरेंस रखा था, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा ITI था क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर ITI नहीं मिलता है जो 4600 ग्रेड पे है तो मैं
प्रेफरेंस दूंगा ग्रेड पे को, जो कि 4800 ग्रेड पे था। अगला पॉइंट है फ्यूचर। तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऐसे बोल रहा हूँ मैं क्योंकि आगे चल के आपकी शादी होगी, आपका जो पार्टनर होगा हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर रीजन में जॉब करता हो, या फिर उसका भी ऐसा कोई पोस्ट हो या ऐसी कोई जॉब हो जिसमें ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है, और आपकी पोस्ट पे भी ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। कि आप ऐसी पोस्ट रखिए या तो फिर जिसमें ट्रांसफ़र अलाउड हो, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आपका पार्टनर भी आ सके, या फिर आपने कुछ ऐसा प्लान बनाया है कि अगर आप शादी करेंगे तो आपका जो पार्टनर होगा वो प्राइवेट जॉब में होना चाहिए। तो आई थिंक इजीली प्राइवेट कंपनीज़ वाले स्विच करके आपकी सिटी में आ सकते हैं। तो प्लीज़ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को भी ध्यान रखिए जब आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरें, क्योंकि अगर एक बार पोस्ट मिल गई और उस वाली पोस्ट में ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है तो फिर हो सकता है कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि प्रमोशनल एस्पेक्ट भी है। तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें आजकल प्रमोशंस का टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, कभी 8 to 10 ईयर्स हो जाते हैं नेक्स्ट प्रमोशन होने में। हालांकि इंक्रीमेंट आपको मिलता है, बट अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है और दूसरे पोस्ट में जिन्होंने दूसरी पोस्ट ऑप्ट करी है उनका प्रमोशन हो रहा है, तो हो सकता है आपको बाद में कुछ पछतावा हो। तो बेटर ये है कि थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। हालांकि अभी लगभग सभी डिपार्टमेंट में सेम प्रमोशन हो गया है, बट स्टिल प्रमोशनल एस्पेक्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं जब आप पोस्ट प्रेफरेंस को भरें। अगला पॉइंट है वर्कलोड। तो कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आलसी बनना है या फिर आपको कामचोरी करनी है, बट कभी कभी लोगों की प्रायोरिटी ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, या फिर ऐसा ना हो कि ऑफिस सुबह 9 बजे गए तो 6 बजे के बाद भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 to 9 आवर्स ही है गवर्नमेंट ऑफिस में। बट कभी कभार वर्कलोड ज़्यादा होता है किसी डिपार्टमेंट में, तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ सकता है। तो वर्कलोड याद रखिए। अभी मैंने सुना है कि शायद एक्साइज जो डिपार्टमेंट है, CGST इंस्पेक्टर है, उसमें वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। निश्चित बात नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है। हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में किसी टाइम पे ज़्यादा काम होता हो, कभी किसी डिपार्टमेंट में दूसरे टाइम पे काम ज़्यादा होता हो, और लोगों के रिव्यूज़ पर भी हम उतना भरोसा नहीं कर सकते, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। बट वर्कलोड एक बहुत बड़ा कारण नहीं होना चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम। नेक्स्ट वन इज़ वर्किंग पीरियड। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि CBI है जिसमें सैटरडे भी वर्किंग होता है। तो कुछ लोगों को जिनको वीकेंड चाहिए 2 दिन का, तो 5 डेज़ वर्किंग चाहिए, तो आप भी ऐसे डिपार्टमेंट्स को अवॉइड अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है उस डिपार्टमेंट में तो आप नहीं जाएंगे, बट आपको इंटरेस्ट है तो आपको ये 5 डेज़ वर्किंग या 6 डेज़ वर्किंग नहीं काउंट करना चाहिए। बट इट इज़ जस्ट वन फैक्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वीकेंड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो 5 डेज़ वर्किंग वर्सेस सैटरडे वर्किंग, इसको भी आप देख सकते हैं। अगली चीज़ है स्टेट वाइज पोस्ट। सो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें स्टेट वाइज पोस्ट रिवील नहीं करता है गवर्नमेंट, तो एक बार उसका हमको गैस ही खेलना पड़ता है, जैसे कि DA है या फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, AAO है, इन असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इन सब की पोस्ट का हमको पता नहीं चलता है कौन से स्टेट में कितनी पोस्ट हैं। तो अगर आप बहुत श्योर हैं कि उस वाली पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आपको आपकी मन की लोकेशन उस पोस्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप बेशक वो पोस्ट भरिए। बट थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जिस भी पोस्ट की स्टेट वाइज पोस्ट अवेलेबल है उनको एनालाइज करिए और फिर अपनी लिस्ट को तैयार कीजिए। नेक्स्ट वन इज़ ड्रेस कोड। तो बहुत सारे लोगों को एक फैंटेसी होती है कि ऐसा इंस्पेक्टर बनेंगे तो वर्दी पहनने को मिलेगी। तो ऐसी सारी चीज़ें, अगर आपका भी ऐसा कोई शौक़ है या फिर आप अपने आप को वैसा देखना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को भी कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि मैं नहीं कहूँगा इसको देखने के लिए, बट कुछ लोग जो से ही जिनका ऐसा सपना होता है कि वर्दी पहने, तो आप फिर एक्साइज इंस्पेक्टर को आगे रख सकते हैं या फिर जो भी पोस्ट है। उसका नेक्स्ट इज़ सोशल इन्फ्लुएंस।
कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनको आपको दूसरों को एक्सप्लेन नहीं करना होता है। जैसे कि मैं ये बोलूँगा कि अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं सपोज़ इलेक्शन कमीशन में, तो अगर आपसे कोई आपका जान पहचान वाले पूछेगा कि कौन सी पोस्ट है, तो आपको शायद थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ और यहाँ पे काम करता हूँ, ऐसा ऐसा है। उसके अलावा अगर आप कोई ऐसी पोस्ट सिलेक्ट करते हैं, सपोज़ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है या इवन एक्साइज इंस्पेक्टर है, उसकी तो वर्दी देख के लोगों को समझ में आ जाता है। तो ये वाली चीज़ को अगर आप कंसिडर करना चाहें, मेरा पर्सनली ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक रोड ब्लॉक नहीं बनना चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। बट क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये होता है कि सोशल इन्फ्लुएंस कितना होता है, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ है यूपीएससी प्रिपरेशन। तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि एक बार सीजीएल से कोई पोस्ट मिल गई और उसके बाद फिर हम साइड में अपनी तैयारी करते रहेंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। वो स्टेट पीसीएस की तैयारी हो सकती है या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी हो सकती है। तो आपको ऐसी पोस्ट ऑप्ट करनी चाहिए जिसमें आपको टाइम ज़्यादा मिले या फिर वर्कलोड कम हो। तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि डीए की पोस्ट ऐसी है 4200 ग्रेड पे की है, बट उसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है आपको अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो आप इस चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं। एक और चीज़ ये है कि छोटी सिटी और बड़ी सिटीज़, तो ऐसा है कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो छोटी सिटीज़ में नहीं होती हैं, केवल बड़ी सिटीज़ में होती हैं। तो अगर आपका ऐसा कुछ मन बन रहा है कि आपको बहुत छोटी सिटीज़ में नहीं रहना है, तो आप ऐसी पोस्ट अवॉइड कर सकते हैं जो केवल छोटी सिटीज़ में होती हैं। जैसे कि एक इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है, वो हर जगह होती है, आप रूरल एरिया में भी डाल सकते हैं और आपको अर्बन एरिया में भी डाल सकते हैं। सिमिलरली डीए भी है, जो मैंने सुना है कि शुरुआत में रूरल एरियाज़ में आपकी पोस्टिंग होती है। तो अगर आपका ऐसा मन है कि आपको रूरल एरियाज़ में नहीं रहना है, बड़ी सिटीज़ में ही रहना है, मेट्रो सिटीज़ में ही रहना है, तो उस हिसाब से आप लोकेशन को प्रेफरेंस देते हुए अपनी लिस्ट तैयार कीजिए। अब मैं ये बताऊंगा कि मैंने आईटीआई को सबसे ऊपर क्यों रखा। तो वही है कि एक तो पहला फैक्टर कलर ब्लाइंड था मैं, तो मैंने जितने भी कलर ब्लाइंडनेस रिलेटेड पोस्ट है वो सारी हटा दी थी। तो कुछ पोस्ट इसीलिए कम हो गई थी। मैं अगर चाहता भी तब भी मैं वो पोस्ट नहीं ले सकता था। हालांकि मेरा ऐसा कुछ मन भी नहीं था कि किसी पर्टिकुलर पोस्ट में मेरा ऐसा बहुत इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे कलर ब्लाइंड होने का कोई बहुत दुख नहीं था। दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे दिल्ली नहीं जाना था, जैसा कि मैंने बताया। तो दिल्ली नहीं जाना था तो सारी मिनिस्ट्री वाली पोस्ट, इवन इफ़ दे वर अलाउइंग कलर ब्लाइंड पीपल, तो मैंने वो पोस्ट भी नहीं भरी थी। और उसके बाद तीसरी चीज़ ये थी कि मेरा मन नहीं था कि मैं बहुत छोटी सिटीज़ में रहूँ, तो मैंने डीए या फिर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट था, इनको अवॉइड किया था और मैंने ये वाली पोस्ट भी नहीं भरी थी। फोर्थ पॉइंट वाज माय मार्क्स। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मार्क्स मेरे ठीक ठाक हैं, तो मैंने सोचा कि शायद जो मैं फ़र्स्ट या सेकंड प्रायोरिटी रखूँगा वही मुझे मिल जाएगा। तो मेरा ये था कि ऐसा ना हो कि मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को सेकंड पे डाला और मुझे जो फर्स्ट मैंने डाला वही पोस्ट मिल गई। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि ले दे के बहुत कम पोस्ट बची थी जिसको मैं भर सकता था। तो मैंने फर्स्ट इनकम टैक्स डाला, सेकंड मैंने असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर डाला था। वही बात, क्योंकि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में ऑडिटिंग के लिए इधर से उधर जाना पड़ता है और मैं वो नहीं चाहता था, तो मैंने सेकंड प्रायोरिटी ग्रेड पे को दी थी और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर डाला था। क्योंकि अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं मिलता है तो ग्रेड पे के साथ खुश हो जाऊँगा। तीसरी चीज़ जो थर्ड मेरा था वो मैंने डाला था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैंने एक वीडियो में वही रिसर्च करने के बाद देखे थे, तो मैंने थर्ड वो डाला था। फोर्थ मेरा था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस। उसके बाद फिफ्थ था इलेक्शन कमीशन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सिक्स्थ था मेरा इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, क्योंकि ये जो 5 पोस्ट हैं जो मैंने इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के पहले डाली थी, मैंने सोचा था कि अगर ये 5 नहीं मिलती है तो मैं किसी भी छोटे शहर में रहने को तैयार हूँ और मैं चला लूँगा अपना काम। तो ये है। और 7th मेरा डीए था, डिविजनल अकाउंटेंट। सिमिलर वही था कि ये सब नहीं मिला तो डिविजनल अकाउंटेंट ठीक है। और 8th फिर मैंने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर डाला था। तो इस तरीके से मैंने आईटीआई को नंबर 1 पे रखा।
और क्योंकि एनालिसिस के बाद और सर्वे के बाद मेरी रैंक ठीक ठाक अच्छी बन रही थी, तो फिर मुझे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था वो मिल गया। तो यही था। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप सब चीज़ों को देख सकते हैं जो मैंने डिस्कस किया, और मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर्स ज़रूर आपको हेल्प करेंगे आपकी पोस्ट को डिसाइड करने में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी भी शेयर की है इसी चैनल पर कि मैंने कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा था, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।